आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इस चैप्टर चैप्टर में में हम ये जानेंगे कि वाटर के तीन स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे परिवर्तित होता है। हम मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। हम कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है और वाटर साइकिल का क्या मतलब होता है। और लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से किस किस तरह तरह से जुड़े हुए हैं। हम अपनी डेली लाइफ में यह ऑब्जर्व करते हैं कि आइस मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म कर देती है। इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ये दोनों दोनों ही सेम सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, या यूं कहें कि दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम अपनी डेली लाइफ में यह ऑब्जर्व करते हैं कि आइस मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म कर देती है। इस बात से हम यह भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जब वाटर आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो एक सॉलिड स्टेट होती है, और जब वाटर वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो एक लिक्विड स्टेट होती है। जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है तो कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, केवल उस सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होता है, या यूं कहें कि उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में या स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जब वाटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसे आइस कहते हैं। लिक्विड स्टेट में वाटर को वाटर ही कहा जाता है, और गैसियस स्टेट में वाटर को वाटर वेपर या फिर स्टीम कहते हैं। जब आइस लिक्विड वाटर फॉर्म करती है तो इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है, और जब लिक्विड वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में इवेपोरेशन प्रक्रिया को कई जगहों पर देखते हैं। जैसा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो इस प्रक्रिया में जो कपड़ों के अंदर वाटर होता है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारे कपड़ों से वाटर निकल जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह से जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारा स्वेट हमारी बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट हो जाता है यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पसीना होता है वह भी सूख जाता है। इसी तरह से जब फर्श पर पोछा लगाया जाता है तो थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि जो गीला फर्श है वो सूख जाता है। तो यहाँ पर भी जो लिक्विड वाटर है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा फर्श सूख जाता है, और जो फर्श के ऊपर वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर के एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में मिक्स हो जाता है। इसी तरह से जब हम यूटेंसिल्स को यानी कि बर्तनों को धोते हैं तो बर्तनों को धोने के बाद जो उनमें थोड़ा बहुत पानी लगा रह जाता है वो पानी भी इवेपोरेट हो जाता है यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एयर में मिक्स हो जाता है, और इस तरह से हमारे बर्तन भी सूख जाते हैं। इवेपोरेशन की यह जो प्रक्रिया होती है यह किसी भी टेम्परेचर पर होती रहती है, यहाँ तक कि यह रूम टेम्परेचर पर भी होती रहती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वाटर के गैसियस स्टेट को वाटर वेपर कहा जाता है। वाटर वेपर एक इनविजिबल गैस होती है, यह आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम यह नोटिस करते हैं कि स्टीम, जो कि वाटर का गैसियस स्टेट ही होता है, वह हमें दिखाई देता है। इसका रीज़न यह है कि स्टीम के अंदर हालांकि वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन कुछ वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ही स्टीम दिखाई देता है। स्टीम जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तब दिखाई देता है, या फिर जब हम केटल में वाटर को गर्म करते हैं तब भी स्टीम निकलते हुए दिखाई देती है, या फिर प्रेशर कुकर से भी स्टीम निकलते हुए दिखाई देती है। तो स्टीम, जो कि वाटर का गैसियस स्टेट ही होता है, वह हमें आंखों से दिखाई देता है। इसके विपरीत वाटर वेपर्स हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। स्टीम के दिखने का केवल एक रीज़न ये होता है कि हालांकि स्टीम के अंदर वाटर वेपर्स ही होते हैं, लेकिन लेकिन कुछ वाटर वेपर्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन टाइनी यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ही स्टीम विजिबल होती है।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब लिक्विड वाटर अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, या यूं कहें कि जब लिक्विड वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस के ठीक उल्टा होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, या यूं कहें कि वाटर अपने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन की प्रक्रिया हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। जब हम एक रेफ्रिजरेटर से ठंडी वाटर की बोतल को निकाल करके बाहर टेबल पर रख देते हैं, तो थोड़े समय में हम यह नोटिस करते हैं कि उस बोतल के आउटर सरफेस पर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ये वाटर के ड्रॉपलेट्स इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि हवा में वाटर वेपर्स पहले से मौजूद होते हैं, और ये वाटर वेपर्स जब ठंडे वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर गैसियस वाटर यानी कि वाटर वेपर ठंडा होकर के लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बॉटल के आउटर सरफेस पर फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह से हम यह नोटिस करते हैं कि मॉर्निंग में ग्रासेस पर या फिर लीव्स पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं। इसका रीज़न यह होता है कि एयर में तो वाटर वेपर पहले से मौजूद होते हैं। रात के समय में ये वाटर वेपर्स ठंडे होकर के ग्रासेस के सरफेस पर या फिर लीव्स के सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, और हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी कंटेनर को या किसी वेसल को पानी से आधा भर दें और उसमें वाटर को बॉईल करें, और उसके बाद उसे एक लिड से कवर कर दें, तो हम यह नोटिस करेंगे कि थोड़े समय के बाद लिड के अंदर वाले सरफेस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर के ड्रॉपलेट्स भी वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से ही फॉर्म होते हैं। इसी तरह से बाथरूम मिरर्स के ऊपर जो हम वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वे भी एयर में मौजूद वाटर वेपर के कंडेंसेशन प्रोसेस से ही फॉर्म होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है। हवा में मौजूद वाटर वेपर के अमाउंट को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब कभी बारिश होती है, तो हवा में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ जाता है, और हम यह कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में वाटर को आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में वाटर को वाटर ही कहा जाता है, और गैसियस स्टेट में वाटर को वाटर वेपर कहा जाता है। हीटिंग और कूलिंग के द्वारा वाटर अपने स्टेट को चेंज कर पाता है। मतलब कि जब हम आइस को हीट करते हैं, तो लिक्विड वाटर फॉर्म होता है, और जब लिक्विड वाटर को हीट करते हैं, तो गैसियस वाटर फॉर्म होता है, यानी कि वाटर वेपर फॉर्म होता है। इसी तरह से जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं, तो लिक्विड वाटर फॉर्म होता है, और जब हम लिक्विड वाटर को कूल करते हैं, तो वो फ्रीज होकर के सॉलिड वाटर यानी कि आइस फॉर्म करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर के तीन स्टेट्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में वाटर को आइस कहा जाता है, लिक्विड स्टेट में वाटर को वाटर ही कहते हैं, और गैसियस स्टेट में वाटर को वाटर वेपर कहा जाता है। हालांकि ये तीनों ही स्टेट्स सेम सब्सटेंस के बने होते हैं। मतलब कि जब वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित होता है, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बल्कि सब्सटेंस सेम ही रहता है। इसके बावजूद भी वाटर के इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। यदि हम बात करें आइस की, तो आइस का एक फिक्स्ड शेप होता है। मतलब कि यदि हम उसे एक कंटेनर में रखें जिसका शेप सिलेंड्रिकल हो, और दूसरे कंटेनर में रखें जिसका शेप लेटस से कोनिकल हो, तो उससे आइस के शेप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइस का शेप वैसा ही बना रहेगा जैसा कि वह सिलेंड्रिकल कंटेनर में था, और कोनिकल कंटेनर में भी वह अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा आइस की एक प्रॉपर्टी यह भी होती है कि वह फ्लो नहीं कर सकता, परंतु वाटर जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का शेप ले लेता है। यदि हम उसे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखें, तो वाटर सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, और यदि हम उसे एक कोनिकल कंटेनर में रखें, तो वाटर कोनिकल शेप ले लेगा। वाटर फ्लो करता है, वाटर स्प्रेड भी करता है, लेकिन अपनी स्प्रेडिंग के दौरान वाटर अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। इसके विपरीत जो वाटर वेपर होता है, उसका भी शेप फिक्स्ड नहीं होता। वह उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। लेकिन जब वाटर वेपर स्प्रेड करता है, तो यह जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उसको एक्वायर कर लेता है,
और उस पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेता है जिसमें कि उसे रखा गया है। यानी कि वाटर वेपर अपने वॉल्यूम को फिक्स्ड नहीं रखता। तो हम इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आइस की शेप फिक्स्ड होती है, आइस फ्लो नहीं करता। वाटर की शेप फिक्स्ड नहीं होती, वाटर फ्लो करता है। वाटर वेपर की भी शेप फिक्स्ड नहीं होती। और जब वाटर वेपर स्प्रेड करता है तो पूरे वॉल्यूम को, जिस भी कंटेनर में हम उसे रख रहे हैं, उसके पूरे वॉल्यूम को एक्वायर कर लेता है। अपनी स्प्रेडिंग के दौरान उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, परंतु वाटर का वॉल्यूम जब वाटर स्प्रेड करता है तब भी वाटर का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर अपने स्टेट्स को चेंज कैसे करता है। जब हम आइस को हीट करते हैं तो वह मेल्ट होकर के लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड वाटर को हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो कंडेंस होकर के लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड वाटर को कूल करते हैं तो वो फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है। इसी तरह से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। यानी कि या तो वे इवेपोरेशन को तेज कर देते हैं या फिर वे इवेपोरेशन को धीरे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। यह देखा गया है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी तेज गति से होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोरेशन भी धीरे गति से होता है। इस बात को हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो वे जल्दी सूख जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम कपड़ों को छाया में सुखाते हैं तो वे उतनी जल्दी नहीं सूखते। इसका रीज़न यह है कि धूप में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन भी तेज गति से होती है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसके विपरीत छाया में टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन भी धीरे गति से होती है, और इसीलिए कपड़े देर में सूखते हैं। इसी तरह से सरफेस एरिया भी इवेपोरेशन को प्रभावित करता है। यदि हम एक वाटर बॉटल के ढक्कन में थोड़ा पानी रखें और उतने ही पानी को यदि हम किसी प्लेट पर फैला दें तो हम ये देखेंगे कि जो पानी वाटर बॉटल के ढक्कन में रखा हुआ है वो पानी देर से इवेपोरेट होता है, जबकि जो पानी एक प्लेट के सरफेस पर स्प्रेड किया गया है वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसका रीज़न यह है कि वाटर बॉटल के ढक्कन में रखा हुआ पानी, पानी का जो सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में है वो बहुत कम एरिया हवा के कांटेक्ट में है, जबकि जो प्लेट के ऊपर फैलाए हुए वाटर का जो सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में है वो बहुत ज़्यादा एरिया है। अब क्योंकि उस प्लेट के ऊपर फैलाए हुए पानी का ज़्यादा सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में है तो इसीलिए उसका इवेपोरेशन भी तेज गति से होता है। तो सरफेस एरिया के केस में हम यह देखते हैं कि यदि यदि लिक्विड का कम सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में होगा तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, और यदि लिक्विड का ज़्यादा सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में होगा तो वो तेज़ी से इवेपोरेट होगा। इसी तरह से विंड स्पीड भी इवेपोरेशन को प्रभावित करती है। हम यह देखते हैं कि जिस दिन हवा तेज गति से चल रही होती है उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन हवा तेज गति से नहीं चल रही होती उस दिन कपड़ों को सूखने में समय लगता है। तो इस तरह से विंड स्पीड भी इवेपोरेशन को प्रभावित करती है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी वो एक फैक्टर होता है जो कि इवेपोरेशन के दर को, यानी कि इवेपोरेशन कितनी तेजी से होगा इस बात को प्रभावित करती है। जब बारिश का मौसम होता है और हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारे कपड़ों को सूखने में समय लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन की जो रफ्तार है वो धीरे हो जाती है जब भी हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब। परंतु जब हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है तो उस समय पर इवेपोरेशन की रफ्तार तेज़ हो जाती है और उस समय पर हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो हायर ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन की रफ्तार को कम कर देती है,
इसके विपरीत लोअर ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन की रफ्तार को बढ़ा देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इवेपोरेशन को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में लिक्विड वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड वाटर अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान लिक्विड वाटर जिस भी सरफेस पर रखा होता है, उस सरफेस से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इस हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से ही वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पाता है। यदि ये हीट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वाटर यहाँ पर अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता और इवेपोरेशन नहीं हो पाती। अब क्योंकि वो सरफेस जिस पर लिक्विड वाटर रखा हुआ था, उस सरफेस ने हीट को लूज कर दिया, क्योंकि उस हीट को वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए हीट को लूज करने के बाद वो सरफेस कूल हो जाता है, और इसी चीज को कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन कहा जाता है। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब हमें परस्पिरेशन होता है, यानी कि पसीना आता है, तो पसीने में मौजूद वाटर हमारी बॉडी के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है वो हीट को लूज कर देता है, और इसीलिए हमारी बॉडी ठंडा महसूस करती है। इसी तरह से जब हम हैंड सैनिटाइज़र लगाते हैं, तो जो हैंड सैनिटाइज़र होता है वो हमारे हाथों से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, और इसीलिए हमारे हाथों को ठंडा महसूस होता है। इसी तरह से जब कभी हम थोड़े गीले कपड़े पहन लेते हैं, तो उस गीले कपड़े में मौजूद जो लिक्विड वाटर होता है, वो हमारी बॉडी के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होने लगता है, और इस प्रक्रिया में हमारी बॉडी का सरफेस कुछ हीट को लूज कर देता है, और इसीलिए हमें ठंडा फील होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन वर्क करता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का इस्तेमाल करके हम पॉट इन पॉट कूलर का निर्माण कर सकते हैं। यह पॉट इन पॉट कूलर बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी सहायता करता है कि हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसमें स्टोर रख सकें और कई दिनों तक फ्रेश रख सकें। पॉट इन पॉट कूलर को बनाने के लिए हमें दो क्ले पॉट्स लेने होते हैं, जिनका साइज अलग अलग होता है। बड़े साइज के क्ले पॉट के बॉटम सरफेस पर हम सैंड की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, और उसके सेंटर में हम छोटे साइज के पॉट को रख देते हैं। इन दोनों पॉट्स के बीच में जो जगह बचती है, उसके अंदर हम वेट सैंड फिल कर देते हैं। जब इस वेट सैंड में मौजूद वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, तो अंदर मौजूद जो पॉट होता है वह ठंडा हो जाता है। अब हमें अब यदि हम चाहें तो इस इनर पॉट के अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख करके उसे या तो एक लिड से कवर कर दें, और या फिर हम इसे एक वेट जूट के कवर से सैक से इसे कवर कर दें। हमें डेली यह इंश्योर करना होता है कि हम वेट सैंड में पानी डालते रहें, ताकि यह इवेपोरेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहे। जब यह इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, तो इनर पॉट ठंडा हो जाता है और हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है। तो इस तरह से हम बिना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किए हुए अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कई दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। सनलाइट की वजह से लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशियंस में मौजूद वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता रहता है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एयर में मिक्स होता रहता है। जब यह एयर ज़्यादा ऊंचाई पर चली जाती है, तो इनमें मौजूद वाटर वेपर्स कूल डाउन होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ही क्लाउड्स कहा जाता है। जब इन क्लाउड्स में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ स्टिक होकर के वाटर की बड़ी ड्रॉप्स फॉर्म कर देते हैं, तो ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं, और फिर ये नीचे गिरने लगते हैं वाटर की फॉर्म में। इसी को ही रेनिंग भी कहा जाता है, या प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। कुछ कंडीशंस में, या यूं कहें कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में, ये जो क्लाउड्स के अंदर वाटर होता है, ये हेल या फिर स्नो की फॉर्म में भी नीचे की तरफ गिरता है। जब यह पानी नीचे गिरता है, तो धरती पर मौजूद पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स
और फिर ओशियंस में चला जाता है और उसमें इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और ओशियन से वाटर इवेपोरेट होकर के हवा में जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, और फिर जब ये वाटर वेपर्स ठंडे होकर के दोबारा से प्रेसिपिटेट होकर के यानी कि बारिश की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, तो वह पानी दोबारा से रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और ओशियंस में फिर से आ जाता है। तो इस तरह से वाटर एक साइक्लिकल फॉर्म में, एक साइकिल की फॉर्म में मूव करता रहता है, और वाटर के इसी साइक्लिकल मूवमेंट को वाटर साइकिल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि वाटर तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने यह भी समझा कि कैसे वाटर हीटिंग और कूलिंग के द्वारा अपने स्टेट्स को चेंज कर पाता है। हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बारे में डिस्कशन किया, और हमने लाइफ के उन फिनोमेनाज को भी डिस्कस किया जो कि इन प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।